नमस्ते। आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरे लौटने पर पापा ने बताया था कि अलका मैम ने कैसे उनकी देखभाल की। आज आप सुनेंगे कि एक मेधावी छात्र होने के बावजूद मेरे पापा साधारण गृहस्थ बनकर क्यों रह गए। यह एक त्याग और समर्पण की कहानी है जिसने मेरे दिल को छू लिया। अलका मैम की निस्वार्थ सेवा, अद्वितीय देखभाल। पापा ने बताया कि अलका मैम ने कॉल करके कहा, नीरज जी, आपका ध्यान रखने वाली बेटी वाणी जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक आपके लिए भोजन मेरी रसोई में बनाया जाएगा। और उन्होंने बिना चूक किए दोनों समय टिफिन पहुंचवाया। विवेकपूर्ण व्यवहार। पापा ने ये भी बताया कि मैम ने उन्हें डिनर पर भी बुलाया पर रात में नहीं रोका और उनकी बातों में कभी भी व्यक्तिगत प्रेम का इशारा नहीं था। ये देखकर मुझे लगा कि अलका मैम सदा विवेकपूर्ण बातें ही करती हैं। नियति का निष्कर्ष। पापा से बातचीत स्थगित करके मैं सोचने लगी कि अनहोनी कभी नहीं होती और जो होना होता है वही होता है। मेरा अंतिम विचार यही था, अगर होनहार होगी तो स्वप्निल और मेरा विवाह होकर ही रहेगा। नीरज जोशी का त्याग भरा अतीत। विपरीतताओं का क्रम। अगली रात पापा ने मुझे अपने जीवन के संघर्ष की कहानी सुनाई। बचपन में सर्व संपन्नता थी, लेकिन कॉलेज में प्रवेश के समय ही डाका पड़ा जिससे सब कुछ बदल गया। कलह और अलगाव, धन संपत्ति लुटने और पिता के बीमार होने के बाद परिवार में परस्पर स्नेह ने परस्पर चिढ़ का और आदर ने अपमानजनक व्यवहार का रूप ले लिया। बड़े भाई और दीदी अलग हो गए और दीदी ने पिता की सेवानिवृत्ति के लाभों पर अधिकार जमा लिया। सपनों का बलिदान। विपरीत परिस्थितियों में मेधावी छात्र नीरज ने सरकारी नौकरी के प्रयास छोड़ दिए और परिवार के भरण पोषण के लिए एक छोटी पुस्तक की दुकान खोल दी। पिता की इच्छा। पिता की नाजुक दशा को देखते हुए उन्होंने मां की अनुशंसित कन्या, मेरी मां, से सिर्फ पिता की इच्छा का मान रखने के लिए विवाह कर लिया। पिता के निधन के बाद नीरज अपने सपनों की दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा परिवार के दायित्वों में लगकर एक साधारण गृहस्थ में बदल गए। सत्य और आदर की भावना। पापा की स्वीकारोक्ति। पापा ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये सब चिंता में न डालने के लिए छिपाया था और दीदी के व्यवहार के कारण वो मुझे लेकर थोड़ा पूर्वाग्रह भी रखते थे। मेरा नया नजरिया। पापा की कहानी सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। उनकी संकीर्णता मुझे अब परिस्थितिजन्य लगी। उनके त्याग और समर्पण के सामने उनकी कमियां नगण्य थी। उनके अच्छे गुणों की तुलना में ये कमियां नगण्य ही हैं। वे एक मनुष्य ही तो हैं, कुछ दोष उनमें नहीं रहे होते तो क्या वे देव नहीं हो जाते। मेरे पापा की यह संघर्ष गाथा मेरे दिल में उनके प्रति और अधिक प्रेम और श्रद्धा भर गई है। क्या पापा का ये त्याग मुझे स्वप्निल से विवाह करके अमेरिका जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर पाएगा? एक साधारण गृहस्थ के असाधारण त्याग की यह कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे। एपिसोड 60, नियति का चक्र, नीरज जी का संघर्ष और त्याग की कहानी। अलका जी ने मुझसे कहा था, नीरज जी, आपका ध्यान रखने वाली बेटी वाणी जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक आपके लिए भोजन मेरी रसोई में बनाया जाएगा। आपके लिए दोनों समय का टिफिन घर या दुकान जहां आपकी सुविधा होगी मेरे द्वारा पहुंचवाया जाएगा। जैसा अलका जी ने कहा था वैसा ही उन्होंने बिना चूक किए सुनिश्चित भी किया है। उनके कर्मियों में से कोई एक मेरे बता दिए समय और स्थान पर टिफिन लेकर नित्य प्रति दोनों समय आता रहा था। पापा के कहने में मैम के प्रति आभार स्पष्ट झलक रहा है। क्या आज से पहले भी आप मैम के घर कभी गए थे? मैंने पूछा है। हाँ, शनिवार के दिनों में डिनर के लिए बहन जी ने मुझे अपने घर पर ही निमंत्रित किया है। तब 2 बार मैं उनके घर गया था। दोनों बार उन्होंने मुझे रात्रि विश्राम के लिए अपने घर पर ही रोकने का प्रयत्न किया था। रात में सोने घर में चोरी न हो जाए, मुझे भय रहता है, यह मैंने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने कोई हठ नहीं किया था, पापा ने बताया। जब आप वहाँ गए तब किस बारे में बातें हुई थी? मैं उनका मुंह ताक रही हूँ। एक बार तो उन्होंने मेरे कॉलेज के दिनों में 40 वर्ष पहले आयोजित किए गए एक वाद विवाद की बात की थी। दूसरी बार वाणी का अब विवाह करवाया जाना चाहिए कहते हुए उन्होंने तुम्हारे बारे में बातें की थी, पापा ने बताया है। दोनों मिलेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे, मुझे इसकी आशा थी। मेरे पूछने पर थोड़े विस्तार में उन्होंने दोनों बार की चर्चा बता दी है। वाद विवाद वाली बातों में मैम ने पापा को यह नहीं बताया था कि उनसे प्रेम करने लगी थी।
इसी प्रकार मेरे विवाह की चिंता करते हुए उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा तो की थी, किंतु पापा को यह नहीं बताया है कि वे मेरा विवाह अपने भतीजे स्वप्निल से करवाना चाहती हैं। स्पष्ट है, मैम सदा विवेकपूर्ण बातें ही करती हैं। मेरे पापा के बारे में वे क्या भावनाएं रखती हैं, उन्हें उनसे कहने का अब ना तो कोई औचित्य है और न ही आवश्यकता रही है। ऐसे ही स्वप्निल से मेरे विवाह कराने की बात कहने का वो समय नहीं है। निश्चित ही वे मेरे पापा से इस बारे में कहने के पहले मुझसे बात करना आवश्यक मानती हैं। अपनी बता चुकने के बाद पापा मुझसे मेरे अमेरिका प्रवास में रहा मेरा अनुभव सुनना चाहते हैं। पापा, आपको उबासियां आ रही हैं, आंखों में भी नींद आती झलक रही है। अभी आप सो जाइए, इस बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। कहते हुए मैं उठी और स्विच ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी हूँ। बेटी, मैं अभी वॉशरूम से आने के बाद स्विच ऑफ कर दूंगा। पापा वॉशरूम जाने के लिए पलंग से उठ गए हैं। मैं अपने कक्ष की ओर जाते हुए सोच रही हूँ, मैं पापा से पूछूंगी, अध्ययन में कुशाग्र रहने के बाद भी कैसे वे बाद में एक साधारण गृहस्थ ही बने रह गए हैं। अपने कमरे में पहुंचकर मैं बेड पर लेट गई हूँ। मैं कल्पना करने लगी हूँ, यदि पापा और मैम का विवाह हुआ होता तो क्या क्या बातें बदल जाती। मुझे लगा तब तो मेरे स्वप्निल से विवाह की संभावना ही नहीं रहती। फिर मेरे मन में ये भी प्रश्न उत्पन्न हुए, अगर पापा का विवाह मैम से होता तो उनकी संतान मैं ही होती, इसकी क्या गारंटी रहती। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। वास्तव में अनहोनी कभी नहीं होती है। प्राणी लाख प्रयास कर ले, जो होना होता है वही होता है। मैं चाहूं भी कि मैं विवाह नहीं करूं, ऐसा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर होनहार होगी तो स्वप्निल और मेरा विवाह होकर ही रहेगा। निद्रा मग्न होने के पहले अंतिम विचार मेरा यही रहा है। अगली रात पापा के केवल एक साधारण गृहस्थ रह जाने की कहानी अपने पापा से मुझे इस रूप में सुनने मिली है। नीरज जोशी का बचपन सर्व संपन्नताओं एवं अनुकूलताओं में बीता है। नीरज अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता तहसीलदार की अच्छी सरकारी नौकरी में हैं। पास पड़ोस में उनके माता पिता का अच्छा सम्मान है। नीरज कुशाग्र विद्यार्थी हैं। हर कक्षा के परीक्षा परिणामों में हमेशा वे स्कूल में प्रथम आया करते हैं। जब नीरज स्कूल में है तभी उनके बड़े भाई एवं दीदी का विवाह हो गया है। अब तक नीरज और उनके परिवार ने किसी तरह की प्रतिकूलताओं का सामना नहीं किया है। नीरज की स्कूली शिक्षा समाप्त हुई और उनके महाविद्यालय में प्रवेश का समय आया है। तभी उनके पिता के परिवार में बहुत कुछ तेजी से बदलना शुरू हुआ और अनहोनी वाली कुछ घटनाओं का क्रम चल पड़ा है। एक रात्रि उनके घर में डाका पड़ा है। डाकू उनके माता पिता की जमा की गई लगभग पूरी धन संपत्ति तथा मां एवं भाभी के सभी महंगे आभूषण लूट ले गए हैं। पुलिस रिपोर्ट की गई मगर पुलिस डाकुओं को पकड़ नहीं पाई। नीरज के पिता को इससे गहरा मानसिक आघात लगा। वे बीमार रहने लगे और तब अपनी नौकरी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जब तक परिवार में सर्व अनुकूलताएं रहीं तब तक सदस्यों में परस्पर स्नेह आदर भी अच्छा रहा है। डाकुओं द्वारा लूट लिए जाने से परिवार पर बहुत से अभाव आ गए। ऐसे में नीरज के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने से समस्याओं में वृद्धि हो गई है। परिवार में परस्पर स्नेह और आदर से रहने वाले सदस्यों के बीच में कलह उत्पन्न हो गई। परस्पर स्नेह ने परस्पर चिढ़ में और आदर ने अपमानजनक व्यवहार का रूप ले लिया। परिवार को एक और झटका तब लगा जब अभाव में साथ रहने के स्थान पर नीरज के भाई अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चले गए हैं। नीरज की दीदी ने भी पापा की सेवानिवृत्ति पर मिले लाभों पर अपना अधिकार जताया है। इस तरह जो रह गई जमा पूंजी नीरज के भविष्य के लिए एवं पिता के उपचार चिकित्सा में सहायक हो सकती थी, उसका अधिकांश भाग माता पिता से लड़ झगड़ कर दीदी और जीजा जी ने ले लिया है। इतना भी होता तो भी बुरा नहीं होता, किंतु नीरज के बड़े भाई और दीदी ने माता पिता से दूरी बना ली। वे उनकी नाजुक दशा के बारे में सूचित करने पर भी उनकी कुशलक्षेम लेने नहीं आते हैं। ऐसी विपरीत स्थिति में नीरज ने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा किसी तरह से पूरी की। पहले तो नीरज जी ने सरकारी नौकरी का प्रयास भी किया, किंतु जब उसे सफलता मिलती नहीं दिखाई दी तब उन्होंने एक छोटी पुस्तक की दुकान खोलकर परिवार के जीवन यापन में योगदान देना शुरू कर दिया है। इस बीच ही नीरज के पिता की दशा और अधिक बिगड़ गई। अब वे बिस्तर पर ही रहने लगे हैं। तब नीरज की मां ने नीरज से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहू का परिवार में आगमन अपने जीते जी देख लेना चाहते हैं। वे कहते हैं मेरा भरोसा नहीं, मैं कब दुनिया छोड़ जाऊं। नीरज से कहो वो शीघ्र ही विवाह कर ले। मैं आंखें मूंदने के पूर्व बहू की एक झलक देख लेना चाहता हूं।
तब नीरज ने पिता की मानसिक और शारीरिक दशा को देखते हुए उनकी इच्छा का मान रखने का निर्णय किया। नीरज ने अपनी मां के द्वारा देखी और अनुशंसित की गई कन्या से विवाह कर लिया। नीरज को पत्नी अच्छी मिल गई। उनके पिता ने भी बहू के गृह आगमन पर सहर्ष स्वागत किया। तब नीरज के विवाह के 3 माह पूरे होने के पहले ही उनके पिता इस असार संसार को सदा के लिए छोड़ गए। इस प्रकार नीरज, जो कुशाग्र बुद्धि के धारक थे, वे अपनी मां एवं नवविवाहिता पत्नी के भरण पोषण के लिए अपनी छोटी सी दुकान में व्यस्त हो गए। ऐसे नित दिन की प्रतिकूलताओं से जूझते और संघर्ष करते हुए कभी विशिष्ट विद्यार्थी रहे नीरज एक साधारण गृहस्थ में बदल गए। पापा की बताई कहानी से मेरा हृदय द्रवित हो गया है। पापा, आपने या माँ ने कभी पहले हमें अपने संघर्ष के बारे में नहीं बताया। हो सकता है इससे मेरी जो शिकायत रही थी कि आपने मुझे त्रिची पढ़ने नहीं भेजा है, वो मुझे नहीं रही होती, मैंने उदास होकर कहा है। तुम बच्चों को इसकी चिंता में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हम इस बारे में चर्चा से बचते थे। साथ ही मेरी दीदी ने हमारे पिता के अंतिम समय में जो कलह की, उससे मैं तुम्हें लेकर भी थोड़ा पूर्वाग्रह रखता था। मैं सोचता था एक दिन तुम भी अपने ससुराल जाओगी, तब ये हो सकता है तुम भी मेरी दीदी जैसा ही कोई अप्रिय दृश्य हमारे परिवार में निर्मित करोगी। मैंने मयंक की शिक्षा को तो पूरी गंभीरता दी थी। तुम्हारे बारे में मैं अपना दायित्व तुम्हारे विवाह कर देने तक मानता था। आज पापा ने भैया और मेरे लालन पालन में अपने किए भेदभाव वाले सच को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया है। अब ये जानने के बाद भी मैं उनके आदर और दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं करने वाली हूँ। निश्चित ही पापा ये सच समझ चुके हैं। मुझे पापा से सहानुभूति ही हुई है। वे स्वार्थी नहीं हैं। उन्होंने अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य निभाने में कोई चूक नहीं की थी। जब नीरज जी की माता ने उनके पिता की इच्छा बताई, तब उन्होंने विवाह भी कर लिया था। यद्यपि इससे उन्हें एक बहुत अच्छी जीवन संगिनी, मेरी माँ, मिल गई थी, तथापि उनसे विवाह उन्होंने अपनी माता की इच्छा का आदर करते हुए ही किया था। उन्होंने अपनी माता के साथ किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया था। परिवार की विपरीत स्थिति में जो संभव है, उसी से उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी। वे परिवार के भरण पोषण में समर्पित भाव से लग गए थे। एक मेधावी विद्यार्थी रहते हुए उनके जो भी सपने रहे होंगे, उस दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा उन्होंने परिवार के हित में जो संभव है, वो छोटा व्यवसाय करने में संकोच नहीं किया। वे तन मन धन से अपने कंधों पर आ गए दायित्वों के निर्वहन में लग गए। नीरज की उपलब्धियां और योग्यताएं स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या रही थी, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कोई शिकायत नहीं रखते हुए उनके जीवन में जो काम आवश्यक हुआ, उसे ही पूरा करते रहे हैं। इससे वे मुझे एक साधारण व्यक्ति लगते रहे हैं। अब जब मैंने उनके त्याग और समर्पण प्रधान जीवन के बारे में जान लिया, तो उनके प्रति मेरे आदर और श्रद्धा के भाव में बढ़ोतरी ही हुई है। जो थोड़ी सी भूलें उनसे हुई और उनके विचारों में संकीर्णता रही, अब वो मुझे परिस्थितिजन्य लग रही हैं। उनके अच्छे गुणों की तुलना में ये कमियां नगण्य ही हैं। वे एक मनुष्य ही तो हैं, कुछ दोष उनमें नहीं रहे होते तो क्या वे देव नहीं हो जाते। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 60 एक उत्कृष्ट कहानी है जो ये दर्शाती है कि जीवन की सच्ची महानता प्रसिद्धि या धन में नहीं, बल्कि कर्तव्य, निस्वार्थता और परिवार के लिए त्याग में निहित होती है। यह एपिसोड वाणी और उसके पिता के बीच के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाता है। अलका मैम की योजना का प्रकटीकरण। नीरज जी के माध्यम से अलका मैम की गुप्त योजना पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। उनकी योजना न केवल वाणी को विवाह के लिए मनाना है, बल्कि उसके पिता की भी अच्छी तरह से देखभाल करना है। ये दिखाता है कि अलका मैम का प्रेम निस्वार्थ और परवाह करने वाला है, और वो अपनी योजना को विवेक और संयम के साथ अंजाम दे रही हैं। नीरज जी का चरित्र विकास। इस एपिसोड का सबसे मजबूत हिस्सा नीरज जी की दर्द भरी कहानी है। उनका मेधावी विद्यार्थी से साधारण गृहस्थ बनने का सफर हृदय को द्रवित कर देता है। पारिवारिक संकट, लूट और भाई बहनों के स्वार्थी व्यवहार ने उनके सपनों को छीन लिया, लेकिन उनके कर्तव्यनिष्ठा और निस्वार्थ प्रेम को नहीं। ये कहानी उनके उन निर्णयों का औचित्य सिद्ध करती है जो पहले वाणी को संकीर्ण लगे थे। वाणी का आत्मबोध। वाणी का अपने पिता की कहानी सुनने के बाद का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी शिकायतें और निराशा अब सहानुभूति और आदर में बदल जाती हैं। वो अनुभव करती है कि उसके पिता की कमियां वास्तव में परिस्थितिजन्य थी, और वो एक देवता की तरह अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। ये क्षण वाणी को एक अधिक परिपक्व और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान चरित्र बनाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर।
उसके संवादों को आरंभिक जिज्ञासा और असंतोष के साथ प्रस्तुत किया जाए। जब वो अपने पिता की कहानी सुनती है तो उसके स्वर में गहरा दुख, सहानुभूति और धीरे धीरे आदर का भाव आए। अंतिम मोनोलॉग शांत, चिंतनशील और सम्मान से भरा हो। नीरज जी का स्वर, उनके स्वर में थकान और साहस का मिश्रण हो। वे एक ऐसे व्यक्ति की तरह लगे जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन बिना किसी शिकायत के। कहानी सुनाते समय उनका स्वर गंभीर और शांत हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। आरंभिक संवाद, संगीत हल्का और शांत हो, जो रात के वातावरण को दर्शाता है। नीरज जी की कहानी, संगीत उदासी भरा और करुणापूर्ण हो। ये धीरे धीरे बढ़े और घटे, कहानी के भावनात्मक उतार चढ़ाव को दर्शाता हुआ। वाणी का आत्मबोध, संगीत नर्म, आदरपूर्ण और भावुक हो, जो वाणी के हृदय परिवर्तन को दर्शाता है। एपिसोड 60 समाप्त।